तो अब बेटा हम लोग यहाँ पे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो 15 क्वेश्चन बायोलॉजी और 15 केमिस्ट्री के आते हैं, यहाँ पे हम लोग सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को देखेंगे। आप सभी लोग बताएंगे कि इन 30 क्वेश्चनों में आपका स्कोर क्या रहा और कैसे क्वेश्चंस आपको लगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? कह रहा है नाइट्रेट सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? नाइट्रेट शब्द आप ध्यान रखना, बात कर रहा है सॉल्ट पीटर की। सॉल्ट पीटर क्या है? तो सॉल्ट पीटर की अगर हम बात करते हैं, KNO3, KCl, KAl2O, KCl, MgCl2। तो अगर हम बात करते हैं सॉल्ट पीटर, तो सॉल्ट पीटर की अगर हम बात करें तो दूसरा नाम इसका ध्यान रखना, किसकी बात कर रहा है? सॉल्ट पीटर की बेटा, सॉल्ट पीटर। इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? कहोगे सर इसका दूसरा नाम हो जाता है नाइट्रे। क्या? इसका दूसरा नाम हो जाता है नाइट्रे, या इसी को कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? KNO3। ठीक है ना, तो अगर हम सॉल्ट पीटर की बात करते तो ये हो जाता है नाइट्रे, या इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट, और इसी का जो फॉर्मूला होता है KNO3। ठीक, अगर बात करें KCl की तो ये क्या होता है? तो पोटेशियम क्लोराइड बेटा। ये क्या हो जाता है? तो कहोगे सर पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है ना, ये क्या हो जाता है? तो कहोगे पोटेशियम क्लोराइड हो जाता है ये हमारा। अगर साथ ही साथ कहा जाए NaNO3 क्या होता है? NaNO3 क्या होता है? तो सोडियम नाइट्रेट। ये क्या होता है? तो कहोगे सर सोडियम नाइट्रेट। ठीक ना, तो इस तरीके से सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे बात की गई है सॉल्ट पीटर यानी नाइट्रे की, और ये नाइट्रे जिसका नाम हो जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका नाम आपका हो जाता है बेटा क्या? पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछा जाए नाइट्रेट उर्वरक में कौन सा तत्व मुख्य है? जो नाइट्रेट हमारा उर्वरक है उसमें कौन सा तत्व जो है वो मुख्य? तो कहोगे सर नाइट्रेट। ठीक है, क्या नाइट्रेट, नाइट्रेट उर्वरक जो होता है इसमें कौन सा तत्व मुख्य है? तो कहोगे नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन। ध्यान रखना इस बात को कि बताओ जो हमारा नाइट्रेट उर्वरक है उसके लिए कौन सा तत्व मुख्य है? तो वो हो जाता है हमारा नाइट्रोजन। क्या हो जाता है? नाइट्रोजन। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। पोटास जो होता है आपका पोटेशियम कार्बोनेट, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। कह रहा बताओ NPK क्या है? NPK देखो, NPK सबसे पहले तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इन संक्षिप्त रूप की बात की जाए NPK का मतलब क्या है, तो N का मतलब बेटा, N का मतलब नाइट्रोजन है। N का मतलब क्या है? तो N का मतलब हमारा नाइट्रोजन है। P का मतलब क्या है? तो P का मतलब फॉस्फोरस है। P का मतलब क्या है? तो फॉस्फोरस है। और अगर हम बात करें K की, तो K का अर्थ क्या है? तो कहोगे सर पोटेशियम है। क्या है? तो कहोगे सर पोटेशियम है। ठीक, तो ये तो बात ध्यान रखो कि NPK क्या है। तो NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का मुख्य रूप है। लेकिन अगर क्वेश्चंस की बात करें कि क्वेश्चंस कैसे यहाँ से बन सकते, तो कहोगे सर नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का मुख्य कार्य पौधे में क्या है? ठीक है ना, नाइट्रोजन जो होता है हमारा, नाइट्रोजन का मुख्य कार्य, जो नाइट्रोजन है हमारा, नाइट्रोजन का मुख्य कार्य किसमें? तो कहोगे पौधों में। क्या है? तो कहोगे पत्तियों और हरे भागों का विकास। ये क्या करता है? जो नाइट्रोजन होता है इसका मुख्य कार्य प्लांट्स में क्या होता है? तो जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों और हरे भागों का विकास। ठीक है ना, पत्तियों और हरे भागों का विकास बेटा, हरे भागों का विकास। ठीक है ना, जो पत्तियां हैं और उनके हरे भागों का विकास कौन करता है? तो कहोगे नाइट्रोजन। और इस नाइट्रोजन की जिसकी खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, जिसकी खोज किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा, डेनियल रदरफोर्ड इनका नाम हो जाता है। और नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है? 7, और एटॉमिक वेट कितना होता है? 14। 7 नाइट्रोजन 14। ये बात आपको ध्यान रखनी है सारी। लेकिन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा कि जो NPK हमारे ये क्या करता है? तो मिट्टी की जो उर्वरकता होती है, फर्टिलाइजर होता है, उसको बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या?
नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम होता है वो क्या करता है, तो मिट्टी की जो फर्टिलाइजेशन है, उर्वरकता होती है, उसको बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा बताओ परमाणु द्रव्यमान इकाई निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानक के रूप में किया जाता है, with symbols having their usual meanings, which one among the following is used as the standard for defining atomic mass unit। atomic mass unit, तो आंसर की बेटा हम बात करें तो आंसर तो दिए गए कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 8। तो ये आपका जवाब हो जाएगा क्या, कार्बन 12। क्या जवाब हो जाएगा, कार्बन 12। लेकिन कुछ फैक्ट्स जो बन जाते हैं उनको देखना, क्या है आपका AMU, मतलब एटॉमिक मास क्या होता है। अगर हम बात करें एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास बेटा, ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला बेटा ध्यान रखना तुम, क्या A इज इक्वल टू होता है P प्लस N। क्या होता है, A इज इक्वल टू होता है P प्लस N, और एक होता है Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को तुम्हें ध्यान रखना है। वेयर Z इज क्या है यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर, Z आपका क्या है बेटा यहाँ पर, तो कहोगे सर Z हमारा होता है एटॉमिक नंबर, और P क्या होता है बेटा, तो कहोगे सर P हमारा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। P क्या होता है, तो कहोगे सर P हमारा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड E क्या होता है, तो कहोगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या, तो ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे A यहाँ पर क्या है, तो A आपका ये हो जाता है एटॉमिक मास, P और N आपको पता है, N अगर नहीं पता है तो N देख लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यूज़ कैसे करोगे इसका, तो यूज़ करने का जैसे हमने आपसे कहा कि बताओ 11 Na क्या होता है, 11 Na आपका बेटा क्या होता है 23, जहाँ पर N क्या है, Na क्या है, तो Na है आपका सोडियम। Na क्या है, तो कहोगे सर Na है हमारा सोडियम। अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11। Z क्या होता है एटॉमिक नंबर, Z क्या होता है एटॉमिक नंबर, और Z की वैल्यू देखी जाए तो 11 है। Z की वैल्यू कितनी है, 11 है। अगर Z की वैल्यू तुम्हें पता है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगी। मतलब अगर आपको किसी तत्व का एटॉमिक नंबर पता है तो उसमें 11 अगर प्रोटॉन है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक ना। और यहाँ से अगर आपको एटॉमिक मास निकालना पड़ जाए, यहाँ से अगर आपको एटॉमिक मास निकालना पड़ जाए तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ से कितने हैं 11, और न्यूट्रॉन तुम्हें निकालना है बेटा, ठीक है ना। और एटॉमिक मास कितना दिया गया 23, 23 इज इक्वल टू 11 प्लस n, और n की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा 12। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक, क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ से कि जो फॉर्मूले हैं वो किस तरह से हम यूज़ करेंगे। ये सारे फॉर्मूले हम इस तरह से लेकर चल रहे होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। तो यहाँ से जो इसका राइट जवाब हो जाएगा C12, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कि बताओ ठोस आयनों और रेडायनों की त्रिविमीय व्यवस्था से बनते हैं जो प्रबल कूलाम्बिक बलों से बंधे रहते हैं, ठीक है ना, धात्विक, आणविक, आयनिक और सहसंयोजक। तो अगर हम बात करें बेटा किसकी, जो ठोस आयन और रेडायन होते हैं, पॉजिटिव आयन और रेडायन, तो देखो कुछ चीज़ें पहले आपको देख लो। एक इलेक्ट्रॉन सुना आपने, और एक प्रोटॉन सुना, और एक न्यूट्रॉन सुना। ये तीनों शब्द सुने, ये तीनों शब्द आपने सुन रखे ना। अगर हम बात इनके चार्ज की करें, इन पर कैसा चार्ज होता है, चार्ज मतलब आवेश, चार्ज मतलब आवेश। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर निगेटिव चार्ज होता है बेटा, इस पे कैसा, तो कहोगे सर इस पे हमारा निगेटिव चार्ज होता है, ठीक। और बात अगर हम प्रोटॉन की करें तो इस पर कैसा होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पर कैसा, तो कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो ये न्यूट्रल हो जाता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये कैसा होता है, आवेश रहित होता है, या आपका क्या न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, ठीक ना। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है,
मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो कहोगे सर माइनस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो प्रोटॉन होता है इस पर पॉजिटिव होता है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इस पर क्या होता है? कुछ नहीं होता है, मतलब ये न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। खोजकर्ता आपको पता है, अगर नहीं पता तो लिखना चाहो लिख लो। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन के द्वारा की गई थी, ठीक है। और प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन के द्वारा की गई थी। अगर ऑप्शन में गोल्ड स्टीन ना मिले तो रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था, रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन से थे? तो जेम्स चैडविक थे। कौन थे? तो जेम्स चैडविक थे, ठीक ना। कौन थे? जेम्स चैडविक थी। ये बात आपको ध्यान रखनी बेटा। लेकिन जो आपसे कहा गया क्वेश्चन की ठोस आयनों और ऋण आयनों की त्रिविमीय व्यवस्था से बनते हैं, जो प्रबल कूलाम्बिक बलों से बंधे रहते हैं, वो क्या होते हैं? तो हमारे आयनिक होते हैं, आयनिक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा द्वारा प्रतिपादित, किसके द्वारा प्रतिपादित जो नियम है के अनुसार विद्युत अपघटन विलयन से गुजरने वाली समान मात्रा की उनके रासायनिक तुल्य द्रव्यमान के समानुपाती होती है, यानी अकॉर्डिंग टू अ लॉ postulated by the amounts of different substances liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weights. Option is Joseph Fourier, जॉन डाल्टन, माइकल फैराडे या अल्फ्रेड नोबल। तो ध्यान रखना ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हमारे थे बेटा माइकल फैराडे। कौन थे? जो फैराडे थे, ध्यान कर लो, माइकल फैराडे ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ से पहले तो, माइकल फैराडे, ठीक है ना। ये तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें जो माइकल फैराडे थे, इनका प्रथम नियम क्या कहता? तो इनका जो पहला नियम कहता मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती। जो इनका फर्स्ट लॉ है, क्या है इनका जो फर्स्ट लॉ है, यानी इनका जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है? लिख लेना, दो नियम है इनके। प्रथम नियम क्या कहता? मुक्त पदार्थ की मात्रा, जो हमारी मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है, विद्युत की मात्रा के समानुपाती, ठीक है ना। ये क्या हो गया इनका प्रथम नियम कि मुक्त पदार्थ की जो मात्रा है विद्युत मात्रा के समानुपाती होती है। और जो फैराडे का द्वितीय नियम है वो क्या कहता है? समान विद्युत धारा। जो द्वितीय नियम है, यानी द्वितीय नियम जो है, जो द्वितीय नियम क्या कहता है? समान विद्युत धारा, समान विद्युत धारा मुक्त पदार्थ, मुक्त पदार्थ उनके तुल्य द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि माइकल फैराडे, तो ये तो आपका राइट जवाब हो जाएगा माइकल फैराडे, यानी ऑप्शन नंबर सी। जो इनके दो नियम है, पहला नियम क्या कहता है कि जो मुक्त पदार्थ की मात्रा है विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है, और जो द्वितीय नियम है समान विद्युत धारा मुक्त पदार्थ उनके तुल्य द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। एक फैराडे से कितने मोल इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? तो 1 मोल। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ एक फैराडे से कितने मोल इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एक फैराडे से, तो कहोगे सर इससे हमारा 1 मोल निकलते हैं। कितने निकलते? तो कहोगे सर 1 मोल निकलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा कि तरंगों में दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव एंड पराबैंगनी और औरक्त तरंगे शामिल हैं। ऑप्शन है आपके यांत्रिक, चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय और विद्युत। तो अगर हम बात करते हैं तरंगों में, ये सारी जो तरंगे होती हैं तो वो कौन सी हमारी? वो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे बेटा। कौन सी? विद्युत चुंबकीय, ठीक है ना। कौन सी होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। कैसी होती? तो कहोगे सर विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाती हैं। और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं बेटा किस में यात्रा करती हैं पूछा जाएगा, तो कहोगे सर जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे ये यात्रा करती हैं किसमें? निर्वात में यात्रा करती हैं, वैक्यूम में। तो लिखना चाहो तो लिख लो, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं सर ये किस में?
तो ये निर्वात में यात्रा करती हैं। ठीक, किसमें? तो कहोगे विद्युत चुंबकीय तरंगे सर ये निर्वात में यात्रा करती हैं, और साथ ही साथ इनकी जो चाल होती है वो कितनी होती है? जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनकी जो चाल होती है वो कितनी होती है? तो कहोगे सर इनकी चाल जो हो जाती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। कितना? मीटर पर सेकंड जो इनकी चाल हो जाती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड इनकी चाल हो जाती है। अगर हम साथ ही साथ कहें कि बताओ सबसे छोटी तरंग कौन सी है, सबसे छोटी तरंग की अगर हम बात करें कि बताओ बताओ सबसे छोटी तरंग, सबसे छोटी तरंग कौन सी है? तो कहोगे सर जो सबसे छोटी तरंग होती है वो हमारी कौन सी होती है? गामा किरणें। सॉरी कौन सी? गामा, हाँ गामा किरणें बेटा। और सबसे लंबी कौन सी होती है? तो सबसे लंबी तरंगे जो होती हैं वो रेडियो तरंगे होती हैं। सबसे लंबी तरंगे जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो वो रेडियो तरंगे होती हैं। कौन सी होती हैं? तो कहोगे सर सबसे लंबी जो होती है रेडियो तरंगे हो जाती हैं। ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं ये निर्वात में यात्रा कर सकती हैं। इनकी जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती हैं। सबसे छोटी जो होती हैं गामा होती हैं, और जो सबसे लंबी होती हैं वो कौन सी होती है? रेडियो तरंगे होती हैं। और रक्त तरंगों को क्या कहा जाता है? जो औरक्त तरंगे होती हैं तो ध्यान रखना उनको ऊष्मा तरंगे कहते हैं। जो औरक्त तरंगे होती हैं, जो औरक्त तरंगे होती हैं इनको क्या कहा जाता है? तो कहोगे सर इनको कहा जाता है ऊष्मा तरंगे। इनको क्या कहा जाता है? तो ऊष्मा तरंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक ना? तो आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय। ठीक है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका राइट हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय। कह रहा बताओ गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीकरण होने वाली अर्ध कोशिका को कहा जाता है और इसका विलयन के सापेक्ष ऋणात्मक विभव होता है, कैथोड, एनोड या डायोड या ट्रायोड। तो ध्यान रखो, कह रहा कि गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीकरण होने वाली अर्ध कोशिका को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बेटा एनोड। क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं एनोड। ठीक ना? जो क्या होता है, तो ये जो ध्यान रखना कैथोड पर क्या होता है, अगर पूछ लिया जाए कि बताओ कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, तो कहोगे तुम अपचयन होता है। क्या होता है? तो कहोगे सर अपचयन होता है। ठीक है ना? क्या होता है? अपचयन हो जाता है तुम्हारा। एनोड हमेशा किस प्रकार का होता है? एनोड हमेशा किस प्रकार का होता है बेटा? एनोड हमेशा किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है? तो ये ऑक्सीकरण स्थल, ऑक्सीकरण स्थल। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना तुम कि जो गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीकरण होने वाली अर्ध कोशिका को क्या कहा जाता है और इसका विलयन के सापेक्ष ऋणात्मक विभव कैसा होता है? तो कहोगे सर एनोड होता है। कैसा होता है? एनोड होता है। कैथोड पर कैसा होता है? तो रिडक्शन यानी अपचयन होता है। और एनोड हमेशा किस प्रकार का होता है? तो ऑक्सीकरण स्थल होता है। कैसा होता है? ऑक्सीकरण स्थल होता है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कह रहा कि बताओ को ऊष्मा तरंगे भी कहा जाता है। किसे ऊष्मा तरंगे भी कहा जाता है? तो अभी बताया आपको, जो हमारी इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। कौन सी? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव्स यानी जिनको आप कहते हो औरक्त किरणें। क्या कहते हो? जो हमारी औरक्त तरंगे होती हैं बेटा, इनको ही क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ऊष्मा तरंगे। ऊष्मा तरंगे। ठीक, क्या कहते हैं? ऊष्मा तरंगे। और जो औरक्त औरक्त किरणें होती किससे निकलती हैं? ये जो औरक्त तरंगे होती किससे निकलती? तो कहोगे सर गर्म वस्तुओं से। किससे? तो कहोगे सर गर्म वस्तुओं से। किससे निकलती हैं? गर्म वस्तुओं से निकलती हैं। ठीक है ना? जो ये कैसी होती हैं? तो कहोगे सर गर्म वस्तुओं से निकलती हैं। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा औरक्त तरंगे। कौन सी? औरक्त तरंगे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है ना? एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। इज अ नेचुरली ऑक्यूरिंग phenomenon that is responsible for the heating of the earth's surface and atmosphere।
ऑप्शन इज विकिरण यानी रेडिएशन, वैश्विक तापक यानी ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक हीटिंग। तो एक चीज अभी बताई थी आपको बेटा, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस के कारण होता है? जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये किस गैस के कारण होता है? तो कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड। किसके कारण? तो कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। जो ग्रीन हाउस होता है, मुख्य उदाहरण क्या है इसका, जो मुख्य एग्जाम्पल है? तो कहोगे सर CO2 तो हो ही गया, मेथेन भी साथ में, क्या साथ में मेथेन जलवाष्प, ठीक है ना। मेथेन क्या होता है? तो अगर हम बात करें मेथेन की बेटा, अगर हम बात करें मेथेन की, तो मेथेन तुम्हारा होता है CH4। मेथेन क्या होता है? CH4। और ये जो मेथेन है इसका एक अन्य नाम भी ध्यान रखना, मेथेन जो है तुम्हारा ये, इसका एक अन्य नाम होता है मार्स गैस। क्या होता है? मार्स गैस। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सड़े गले स्थानों पर पाई जाती है या दलदले स्थानों पर भी पाई जाती है। क्या? दलदली स्थानों पर भी पाई जाती है, ठीक है ना। और अगर हम कहें कि बताओ एक LPG गैस होती है, LPG जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है बेटा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये किसका मिक्सचर होता है? तो कहोगे सर प्रोपेन और ब्यूटेन का। ये किसका मिक्सचर होता है बेटा? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का। और अगर बात CNG की करें, अगर बात CNG की करें, तो CNG क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जो मिक्सर होता है मेथेन का। किसका होता है? तो कहोगे मेथेन का। तो ये सारे फैक्ट्स आपको बेटा ध्यान रखने हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो प्राकृतिक घटना पर आधारित हैं। यही हैं आपके ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन? ग्रीन हाउस इफेक्ट। कह रहा का स्वतंत्र आयन प्रवासन का नियम कहता है कि किसी वैद्युत अपघट्ट की सीमित मोलर चालकता को वैद्युत अपघट्ट के ऋणायन और धनायन के व्यक्तिगत योगदान के योग के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके डिरैक, फाइनमैन, श्रोडिंगर या कोलराउस। तो ये जो नियम है किसके द्वारा दिया गया? तो कोलराउस के द्वारा दिया गया बेटा। किसके द्वारा? कोलराउस, ठीक है ना। अगर हम कहें कि ये जो कोलराउस का नियम है किससे संबंधित है, कोलराउस का नियम किससे संबंधित है? तो कहोगे सर ये संबंधित है सीमित सीमित मोलर चालकता से। किससे संबंधित है? तो कहोगे सर ये संबंधित है सीमित मोलर चालकता। और ये सीमित मोलर चालकता क्या है? तो कहोगे सर ये सीमित मोलक चालकता जो है अनंत तनुकरण पर मोलक चालकता। क्या है? अनंत अनंत तनुकरण पर मोलर चालकता। ठीक है ना। तो कोलराउस का नियम क्या है? तो किससे संबंधित? कहोगे सीमित मोलर चालकता से सर संबंधित है। और ये है क्या? तो कहोगे अनंत तनुकरण पर मोलक चालकता। ये हमारा हो जाता है बिल्कुल सटीक जवाब, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड यानी बेटा ये होता क्या? तो कहोगे सर CO2 होता है। ये हमारी ड्राई आइस होती है। क्या होती है? ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ, ठीक है ना। क्या? सूखी बर्फ। किस ताप पर बनती? पूछा जाएगा ये किस ताप पर बनती है, किस ताप पर बनती है, किस ताप पर बनती? तो ताप ध्यान रखना 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है ना। 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बनती है। और साथ ही साथ इसका पूछा है इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो उपयोग क्या कह दोगे सर? इसका जो हमारा उपयोग है, यूजेस क्या है? तो कहोगे सर ठंडक बनाए रखने में। क्या? ठंडक बनाए रखने और धुंध बनाने में, और धुंध बनाने में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना क्या। और जो इसका फॉर्मूला होता है ये तो पता ही, क्या हो जाता है? CO2।
ये क्या हो जाता है, CO2 हो जाता है हमारा। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो आपकी होती है ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ किस ताप पर बनती है, तो ये 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनती है, जो ठंडक बनाए रखने और धुंध बनाने में काम आती है। और फॉर्मूला क्या हो जाता है, CO2 हो जाता है। और अगर हम बात करें इसकी तो ये हो जाता है हमारा ड्राई आइस, ठीक ना। ड्राई आइस यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या राइट हो जाएगा। अगर बात करें मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 7H2 होता है, ठीक है ना। अगर मैग्नीशियम सल्फेट की बात की जाए तो MgSO4.7H2। कह रहा सिरके का प्रमुख घटक कौन सा है, सिरके का जो प्रमुख घटक है वो कौन सा है, तो ध्यान रखो बेटा। अगर हम बात करें सिरके में सिरका का नाम देखो, ठीक है, विनेगर, तो इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड है, तो इसमें जो सिरका होता है इसमें कौन सा एसिड है हमारा, तो जो हमारा सिरका है उसमें कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है। और इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला जो हो जाता है CH3COOH हो जाता है। इसका अन्य नाम भी पूछ लिया जाए तो एथेनोइक अम्ल बता देना, एथेनोइक अम्ल बता देना, ठीक है ना। और साथ ही साथ कहा जाए इस सिरके में एसिटिक एसिड की मात्रा कितने % होती है, ठीक है ना। इसमें सिरके में जो हमारा ये एसिटिक एसिड होता है, जो हमारा एसिटिक एसिड होता है इसकी मात्रा कितनी होती है, तो कहोगे सर 4 से 8% होती है। कितनी होती है, तो कहोगे सर 4 से 8% होती है, ठीक है ना। ये बात तो ध्यान रखनी कि सिरका जो है, सिरका का फॉर्मूला जो होता है CH3COH एसिटिक एसिड जो है उसका हो जाता, अन्य नाम एथेनोइक अम्ल हो जाता है। और इस सिरका में एसिटिक अम्ल जो होता है उसकी परसेंटेज क्या होती है, तो कहोगे सर 4 से 8% होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें एक हमारा होता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल क्या होता है बेटा, ये होता है HCOOH, ठीक है ना। ये कहाँ पाया था, तो चींटियों बिच्छू की डंक में। ये कहाँ, तो कहोगे सर चींटियों हो या बिच्छू हो इनके डंक में, इनके डंक में। ये बात तो तुम्हें ध्यान रखनी है ना। अगर यहाँ से देख ले लैक्टिक एसिड, जो दही होता है उसमें कौन सा एसिड पाया था, तो दही में सर लैक्टिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड पाया था। और नींबू संतरे में बेटा, नींबू हो या संतरा हो यहाँ पे आपका सिट्रिक एसिड, नींबू हो संतरा हो इसमें सिट्रिक एसिड। और ये आपको पता ही है, ये बता दिया गया किसमें, सिरका में, ये आपको बता दिया गया सिरका में, यानी आपका एसिटिक एसिड हो जाएगा। यानी ये आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर इस सिरके की पीएच वैल्यू की बात करें तो 2 से 3, सिरके की पीएच वैल्यू क्या होती है, 2 से 3 होती है। और इसीलिए कैसा होता है, तो अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, अम्लीय होता है। नेक्स्ट, जब हम प्याज काटते हैं तो प्याज के एमिनो एसिड सल्फॉक्साइड को सिंथेज एंजाइम किस अम्ल में बदल देता है, जो हमारा किस अम्ल में बदल देता है, तो ध्यान रखना एंजाइम किस अम्ल में बदल देता है, तो ये बदल देता है सल्फेनिक अम्ल बेटा। किस में बदल देता है, तो ये सल्फेनिक एसिड, क्या सल्फेनिक एसिड, सल्फेनिक एसिड में क्या कर देता है, ये बदल देता है, ठीक है ना। सल्फेनिक एसिड में आपको बदल देता है। और अगर बात करें हम सल्फ्यूरिक एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा होता है क्या, H2SO4। ये क्या हो जाता है, H2SO4 हो जाता है। और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, किसकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात हम करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये ध्यान रखना बेटा हो जाता है HCl। और इसका एक अन्य नाम जो होता है हमारा म्यूरिएटिक अम्ल हो जाता है। क्या हो जाता है, तो म्यूरिएटिक अम्ल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आपसे कहा गया जब हम प्याज काटते हैं तो प्याज का जो अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड होता है को सिंथेज एंजाइम किस अम्ल में बदल देता, तो हमारा बदल देता है सल्फेनिक अम्ल में, सल्फेनिक अम्ल यानी सल्फेनिक एसिड में बदल देता है। नेक्स्ट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्यता कहा जाता है। जो कैल्शियम सल्फेट है इसका मतलब ये फॉर्मूला कहना चाह रहा है कि CaSO4.2H2O, डाई मतलब 2, और किसका, हाइड्रेट यानी पानी का, पानी के 2 अणु और साथ में कैल्शियम सल्फेट, यही आपका क्या, यही है आपका कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बेटा, क्या डाइहाइड्रेट,
यही तो है कैल्शियम। और ये बना कैसे, तो कहोगे सर जब पीओपी में, किसमें, पीओपी क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, और इसमें जब हम पानी मिला देते हैं तो ये हमारा किसका रूप ले लेता है, तो ये किसका रूप ले लेता है, ये ले लेता है जिप्सम का। ये क्या है, तो इसे हम कहते हैं बेटा जिप्सम। और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम कहते हैं क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं इसको, ठीक ना। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि जब जिप्सम बनाते हैं तो कैल्शियम हेमीहाइड्रेट जो हमारा पीओपी है उसमें पानी मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, जिप्सम, यानी CaSO4.2H2O बन जाता है, ठीक ना। तो ये ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा कौन सा, जिप्सम, जिप्सम यानी जिप्सम बोर्ड, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। और अगर हम बात करें चूना पत्थर किसे कहते हो, तो ध्यान रखना जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, तो इसको कहा जाता है चूना पत्थर, ठीक ना। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको बेटा कहा जाता है चूना पत्थर। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है ना। तो जिप्सम इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और अविषाक्त लेकिन ज्वलनशील गैस है। जो मेथेन है हमारी बेटा, क्या जो हमारी मेथेन है, ये तो तुम्हें पता ही है किसमें पाई जाती है, तो CNG में। किसमें, CNG यानी एक प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है हमारी, जिसमें आपकी मेथेन पाई जाती है। इसका फॉर्मूला जो हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, CH4 हो जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, तो मेथेन को ही हम लोग कहते हैं, एक अन्य नाम होता है इसका मार्स गैस, मार्स गैस क्या कहते हैं, तो मार्स गैस कहते हैं इसको। मार्स गैस क्यों, तो ध्यान रखो ये सड़े गले दलदली स्थानों पर पाई जाती है, सड़े गले या दलदली स्थानों पर पाई जाती है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना, पूछा जाए कि जो सड़े गले स्थान या दलदले स्थान है वहाँ पर कौन सी गैस पाई जाती है, तो वहाँ पर मेथेन गैस पाई जाती है। और इसका एक अन्य नाम होता है मार्स गैस, इसी को कहते हैं, ठीक है ना। और मीथेन गैस, और अगर हम इस मेथेन से एक H निकाल लें, एक H अगर हम इससे निकाल लें तो बेटा बच जाता है CH3। क्या बन जाता है, CH3। और CH3 क्या होता है, मेथिल, मेथिल। और इसी तरह से बन जाता है CH3OH। तो ये हमारा हो गया क्या, मेथिल एल्कोहल। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा मेथिल एल्कोहल, ठीक ना। अगर हम बात करें C2H5OH की, तो ये हमारा हो गया एथिल एल्कोहल। ये हमारा हो गया एथिल एल्कोहल। एथिल अल्कोहल जो वाइन यानी हमारी शुद्ध शराब होती है, जो हमारी शुद्ध शराब होती है। और जो CH3OH होता है ये घाव की सफाई करने वाला क्या होता है, स्प्रिट होता है। ये क्या हो जाता है, स्प्रिट हो जाता है। तो ये सारे जितने भी फैक्ट्स हैं ये आपको याद रखने हैं, ठीक ना। मार्स गैस और लाफिंग गैस जो होती है वो होता है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, क्या जो लाफिंग गैस होती है हमारी वो क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिट्टी में डेट्रीटिवोर डेट्रिट्स को छोटे कणों में तोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये जो आपका होता है डेट्रीटिवोर्स इन द सॉइल ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। ये है क्या, जो डेट्रिटस है देखो ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये हमारा जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो हमारे मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये वो होते हैं, जैसे पत्तियां कह लो या जानवरों के अवशेष कह लो, ठीक है ना। और इनका जो मुख्य कार्य ही होता है बेटा, यही इनका कार्य होता है कि जो मृत पदार्थ होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इनका जो मेन कार्य होता है क्या, कि जो मृत पदार्थ हैं को छोटे क्या करते, तो छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ठीक ना। तो ये बात ध्यान रखो, जो डेट्रिटस है हमारा ये मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे पत्तियां कह लो या कह लो जानवरों के अवशेष। और इनका काम क्या होता, तो ये मृत पदार्थ को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं, तो छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं फ्रैगमेंटेशन बेटा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन कहते हैं डेट्रिटस को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा बताओ
नाभिकीय झिल्ली उन जीवों में अनुपस्थित होती है जो राज्य के अंतर्गत आते हैं। क्या? जो राज्य के अंतर्गत आते हैं। बताओ नाभिकीय झिल्ली जो होती है वो किस राज्य के अंतर्गत आते हैं? प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा या फंगी? तो ध्यान रखो, एक शब्द आपको बताया था बायोलॉजी, हमने क्या बताया था? बायोलॉजी। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तुम्हारा बायोस और एक लोगस। ये दो शब्दों से मिलकर बना था। और अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है बेटा सजीव और इसका अर्थ होता है अध्ययन। ठीक ना? इसका अर्थ क्या होता है? अध्ययन। जो सजीवों का अध्ययन होता है वही क्या कहलाता है? जो सजीवों का अध्ययन होता है, सजीवों का जो अध्ययन होता है वही तो हमारा क्या होता है? जीव विज्ञान। वही तो क्या होता है? वही हमारा होता है जीव विज्ञान, यानी स्टडी ऑफ लिविंग। हम, आप, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी कह लो, ये सब क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग ही तो है। स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है ना? चलो, तो ये तो हो गया हमारा बायोलॉजी। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो बायोलॉजी था इसके फादर भी देखे थे, अरस्तु। अरस्तु जिन्हें आप क्या कहते हो? तो सर एरिस्टोटल कहते हो। क्या कहते हो? तो एरिस्टोटल। और यही चल के आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है बायोलॉजी। और बायोलॉजी जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक आपका हो जाता है जूलॉजी जिसे आप जंतु विज्ञान कहते हो, एक आपका हो जाता है बॉटनी। बॉटनी जिसे आप बेटा क्या? वनस्पति विज्ञान कहते हो। जूलॉजी जंतु विज्ञान, बॉटनी आपका क्या हो जाता है? तो कहोगे सर ये वनस्पति विज्ञान होता। और जो जंतु विज्ञान के पिता हैं ये आपके कौन? ये अरस्तु ही होते हैं। लेकिन ये जो आपके पिता होते हैं ये थियोफ्रेस्टस होते हैं। ठीक है ना? जो जूलॉजी, इसमें किसके बारे में बताया गया? तो इसमें आपके जंतुओं के बारे में बता दिया गया, इसमें आपकी वनस्पति के बारे में बता दिया गया। अरस्तु के शिष्य थे थियोफ्रेस्टस। अरस्तु के क्या थे? तो ये शिष्य थे थियोफ्रेस्टस। इन्होंने जंतुओं के बारे में बताया, तो इन्होंने किस पे? वनस्पति यानी पेड़ पौधे के बारे में बता दिया। पेड़ पौधों के बारे में बता दिया। लगभग ऑप्शन में भी पूछा गया है तो लगभग 500 प्लांट्स के बारे में। कितने? तो कहोगे सर 500 पौधों के आसपास इन्होंने बात बता दी। तो ये पूरा बेसिक चार्ट है, इसको देख लेना एक बार। पूछा क्या गया? जो नाभिकीय झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है किस में आती है? तो कहोगे सर मोनेरा स्टेट में आती है, मोनेरा किंगडम में आती है। बात ठीक है ना? मोनेरा में आती है। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग व्यक्ति को फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधि करने में सक्षम बनाता है? मतलब ये क्या कहना? एक संकेत की ओर इशारा कर रहा है कि फर्श पर पेंसिल पड़ी है और उसको उठाने के लिए जो मस्तिष्क का भाग होता है वो काम करता है। ये सारे भाग मस्तिष्क के ही तो है। जैसे एक बात अभी बताई थी, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्या है? इसको आप एक अन्य नाम से जानते हो जो है आपका मास्टर ग्रंथि बेटा। जो आपका क्या है? तो ये जो है आपका मास्टर ग्रंथि, ये बात आपको पता है। ठीक है ना? और अगर हम बात करें जो पेंसिल उठाने का काम करता है ये हमारा होता है सेरेबेलम। क्या होता है? सेरेबेलम। ठीक है ना? सेरेबेलम। और ये जो सेरेबेलम होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो कहोगे सर ये संतुलन मांसपेशियों, क्या लिखना? ये बहुत कायदे से समझना बेटा। क्या करता है? संतुलन, जो भी हमारी मसल्स यानी मांसपेशियां का समन्वय करता है। क्या? का समन्वय और सूक्ष्म गतिविधियां, और सूक्ष्म गतिविधियां। ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है? जो सेरेबेलम होता है ये संतुलन मांसपेशियां जो होती हैं उनका समन्वय और सूक्ष्म गतिविधियां करता है। ठीक है ना? और साथ ही साथ अगर सेरेब्रम की बात करें, एक सेरेब्रम भी ध्यान रखना, पूछा जाता है एबीसी का पार्ट। सेरेब्रम मस्तिष्क का ही भाग है। ये क्या करता? तो ये सोच, मतलब थिंक, डिसीजन यानी निर्णय तुम्हारे जो होते हैं, ठीक है, स्मृति और इंद्रिय नियंत्रण, और इंद्रिय नियंत्रण, ये सारे शब्द आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है ना? कि सेरेब्रम क्या करता है? तो आपकी जो थिंक होती है, जो आपके डिसीजन होते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? तो ये सेरेब्रम पर निर्भर करते हैं। और पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है इसको मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड कहते हो। और जो आंसर हो जाएगा इस सवाल का सेरेबेलम, जो आपको क्या करता है? संतुलन बनाना,
संतुलन या मांसपेशियों का समन्वय, ये आपका सब किस में होता है? तो ये सेरेबेलम में होता है। ये सब आपका किस में होता है? सेरेबेलम में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी में होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सेरेब्रम राइट हो जाएगा। कह रहा है ल्यूकेमिया क्या होता है, तो ध्यान रखो बेटा, जो हमारा ल्यूकेमिया होता है, क्या ल्यूकेमिया, इसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर। इसको क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। ठीक है ना, ल्यूकेमिया लिख लो हिंदी में भी भाई, ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर कहा जाता है इसको, रक्त कैंसर। ये होता कैसे? तो कहोगे सर जो हमारे शरीर में WBC होती हैं इनका अतिरिक्त होना, मतलब जो हमारी बॉडी में WBC होती हैं। WBC क्या होता है? वाइट ब्लड कार्पल्स या वाइट ब्लड सेल्स कह लो, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इन जो कोशिकाएं इनका अनियंत्रित उत्पादन, मतलब अधिक उत्पादन कह सकते हो, अनियंत्रित, अनियंत्रित उत्पादन बेटा। ठीक है ना, क्या तो कहोगे? अनियंत्रित उत्पादन। ठीक है ना, इसी को रक्त का कैंसर कहा जाता है। और इसके मुख्य लक्षण की बात करें, इसके लक्षण क्या है बेटा, कैसे पहचानोगे? तो कहोगे सर थकान आना, बुखार और रक्तस्राव, रक्तस्राव, एनीमिया जिसे कहते हैं ना, एनीमिया। तो ये सारे इसके लक्षण हो जाते हैं, ये सारे इसके लक्षण हो जाते हैं। तो ध्यान रखो, ल्यूकेमिया क्या होता है? ये ब्लड कैंसर होता है। और होता कैसे? तो हमारी बॉडी में जो WBC होती उनका अतिरिक्त होना ही ये कहलाता है। और थकान, बुखार, रक्तस्राव इसके क्या होते हैं? ये सारे इसके आपके लक्षण हो जाते हैं। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? रक्त, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय की संरचना से संबंधित है? जो मानव हृदय की संरचना है उससे कौन सा? अभी बताया सेरेब्रम क्या करता है? ये सोचने पर, थिंक डिसीजन। ठीक है ना, ये क्या करता है? तो सोचना, थिंक यानी सोच, डिसीजन यानी निर्णय, इन पर निर्भर करता है। ये मस्तिष्क का ही भाग है, ए भी अभी बताया था कि मस्तिष्क का भाग है। लेकिन अगर हम बात करें महाधमनी, जिसे ऑल्टा कहते हो आप, ये क्या हो जाता है? संरचना से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर सी होता है। शैवालों के वर्गीकरण के संबंध में के सदस्यों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो देखो क्या कह रहा है, शैवाल जो है हमारे, तो जो बेटा एक ध्यान रखो, जो शैवाल है उनका अध्ययन क्या कहलाता है? जो शैवाल है, स्टडी ऑफ एल्गी, क्या कहलाता है? तो कहोगे सर फाइकोलॉजी, क्या फाइकोलॉजी। और अगर यहीं पे कवक कह दिया जाए, यानी कवक का जो अध्ययन है, जो कवक का अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं माइकोलॉजी। ठीक है ना, और एक लाइकेन शब्द सुना होगा, तो लाइकेन का अध्ययन भी देख लो। जो लाइकेन है इसका अध्ययन बेटा क्या कहलाता है? तो लाइकेन का जो अध्ययन है ये लाइकेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो लाइकेनोलॉजी कहलाता है। ये तीन चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है ना, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का माइकोलॉजी, लाइकेन का लाइकोनोलॉजी। जो लाइकेन है ये कवक और शैवाल का सहजीवन है बेटा, शैवाल और कवक का ही क्या है? शैवाल और कवक का ही ये क्या है? सहजीवन हो जाता है। क्या हो जाता है? सहजीवन हो जाता है लाइकेन। ठीक ना, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? भूरे शैवाल यानी ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। विटीकल्चर का अर्थ क्या है? विटीकल्चर मतलब, जो विटीकल्चर होता है, ध्यान रखना बेटा, विटीकल्चर क्या होता है? तो ये हमारी होती है अंगूर की खेती। जो अंगूर की खेती है हमारी, अंगूर की जो खेती है, ये हमारा क्या होता है? अंगूर की खेती जो होती है विटीकल्चर। और अगर हम बात करें यहीं पे मछली पालन की, तो उसे कहते हैं पिसीकल्चर। अगर हम बात कर ले मछली पालन, ये हमारा क्या होता है? तो कहोगे सर पिसीकल्चर, क्या? पिसीकल्चर। और अगर हम रेशम कीट पालन की बात करें, रेशम कीट पालन, तो ये हमारा क्या होता है? तो कहोगे सर सेरीकल्चर, क्या? सेरीकल्चर। और शहद उत्पादन को क्या कहते हो? शहद उत्पादन, तो ये हमारा होता है एपीकल्चर। ठीक ना, तो विटीकल्चर क्या होता है? अंगूर की खेती, मछली पालन पिसीकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, शहद उत्पादन एपीकल्चर। लेकिन आपसे कहा क्या गया बेटा? विटीकल्चर, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पादप राज्य के उभयचर कहा जाता है? तो ध्यान रखो, जो पादप राज्य के उभयचर हैं वो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं।
क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, जो पादप राज्य के उभयचर होते हैं, इन्हें कहा जाता है। और ये जो होते हैं जल और स्थल दोनों पर निर्भर करते हैं। क्या, ये जल और स्थल दोनों पर निर्भर करते हैं, लिख लेना, जल और स्थल दोनों पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना, दोनों पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना, दोनों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं ब्रायोफाइट्स। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डी। कह रहा कि बताओ किसे 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। जो 20वीं शताब्दी का डार्विन है उस क्या कहा जाता है, तो जो हमारी 20वीं शताब्दी के बेटा डार्विन है, 20वीं शताब्दी के जो डार्विन है उन्हें क्या कहते हो तुम, तो अर्नेस्ट मेयर। ये क्या है, इन्होंने किस क्षेत्र में योगदान दिया, तो कहोगे सर इन्होंने योगदान दिया विकासवादी जीव विज्ञान। किसमें योगदान दिया इन्होंने, इनका जो योगदान है तो कहोगे सर विकासवादी, विकासवादी जीव विज्ञान। और प्रजाति अवधारणा, किसमें, विकासवादी और प्रजाति अवधारणा, ठीक है ना। तो विकासवादी जीव विज्ञान और प्रजाति अवधारणा में इन्होंने योगदान दिया, किसने, अर्नस्ट मेयर ने, अर्नस्ट मेयर ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा पोलियो निम्नलिखित में से किस जीव में आता है। तो ध्यान रखो मतलब किस जीव के कारण होता है पोलियो जो है, तो पोलियो आप ध्यान रखो एक वायरस जनित है। किससे, तो एक ये वायरस जनित रोग है, एक वायरस जनित रोग है बेटा, वायरस जनित रोग है। और वायरस जिसकी खोज करने वाले हमारे इवानोवस्की हैं, इवानोवस्की हैं, ठीक है ना। और भी कई वायरस जनित हैं, लिखना चाहो लिख लो, जैसे रेबीज, ठीक है ना, रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस भी होता है बेटा इसी से, वायरस से ही, ठीक है ना। टैक्रोमा जो आंखों में होता है, पोलियो जो तुमने पढ़ाई है, एड्स चेचक, ठीक है ना, ये सारे आपके वायरस जनित रोग हैं बेटा। और भी कुछ हैं ध्यान कर लेना, लेकिन याद करो रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, टैक्रोमा, पोलियो, एड्स चेचक, इन्फ्लुएंजा, ये सारे आपके वायरस जनित हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आपका, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है वायरस, ठीक ना। कह रहा कि मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से निकलने वाली सहायक जड़ों को क्या कहते हैं। तो जो मक्का या गन्ने, किसके, जो मक्का या गन्ने, इनके जो तने से निकलती हैं उसको हम कहते हैं स्टिल्ट रूट। क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट कहा जाता है, ठीक है ना। इनका कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य होता है अतिरिक्त सहारा प्रदान करना। ये क्या करती हैं, तो देखा होगा नीचे से, तो ये अतिरिक्त सहारा प्रदान करती है बेटा, ठीक है ना। इनका काम क्या होता है, तो कहोगे सर इनका काम होता है कि अतिरिक्त सहारा प्रदान करना। ये स्टिल्ट रूट का काम हो जाता है मक्का और गन्ने के लिए। किस वैज्ञानिक को सन 1915 में नोबेल पुरस्कार मिला जिन्होंने पौधों में क्लोरोफिल की संरचना का वर्णन किया और मैग्नीशियम को इसका केंद्रीय तत्व बनाया। तो ध्यान रखो ये बात किसकी की जा रही है, सन 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में नोबेल प्राइज विजेता जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया, किसके लिए, क्लोरोफिल के लिए। तो उनका नाम हो जाता है रिचर्ड, क्या हो जाता है, तो कहोगे सर रिचर्ड विल्सटेटर, ठीक है ना। क्या नाम हो जाता है, तो इनका नाम हो जाता है रिचर्ड विल्सटेटर, ठीक है ना। और बात क्या है, अगर कहा जाए कि जो हमारा मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में केंद्रीय तत्व क्या है, तो ये जो मैग्नीशियम होता है, जो मैग्नीशियम होता है, ये जो क्लोरोफिल होता है उसमें क्या होता है, केंद्रीय तत्व होता है। क्या होता है, उसमें केंद्रीय तत्व होता है। जेम्स वॉट को भी मिला था, किस लिए मिला था, तो उनको डीएनए की संरचना के लिए मिला था, ठीक है ना। और ये जो क्लोरोफिल है इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा अवशोषण। सारे पॉइंट्स ध्यान रखना कि ये जो क्लोरोफिल है जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य बेटा यही है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा, रिचर्ड विल्सटेटर, रिचर्ड विल्सटेटर।
निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल है? इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल है? तो है आपकी मेचरी। कौन सी बेटा? ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ध्यान रखना, ये आपके तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है। जमुना पारी क्या होती है? बकरी, जो बकरी होती है उसकी नस्ल है बेटा, जो बकरी होती है उसकी नस्ल है, ठीक है ना। बीटल क्या है? तो बीटल भी एक बकरी की नस्ल है। ए भी आपकी क्या है? तो बकरी की नस्ल है, ठीक है ना। तो आपसे क्या कहा गया कि जो हमारी किसकी, भेड़ की, तो मेचरी ये आपकी क्या है? भेड़ की नस्ल है। कह रहा है मानव हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन स्रावित करती है, उस हार्मोन का नाम क्या है? तो आप ध्यान रखो किसकी बात कर रहा है? अलिंद, अलिंद, ठीक है ना। आर्ट्रियल बोलते हैं जिसको बेटा। तो कह रहा है उस हार्मोन का नाम क्या है? तो इसका नाम ध्यान रखो ANF। क्या होता है इसका नाम? तो ANF है, जिसका फुल फॉर्म होता है आर्ट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर। क्या होता है? फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका हो जाएगा बेटा क्या, कि ANF हार्मोन। क्या हो जाएगा? ANF हार्मोन। कह रहा कंजक्टिव ट्वाइटिस मुख्य रूप से संबंधित संक्रमण है, किससे है? तो आप ध्यान रखो, अभी बताया था, अभी बताया था कि अगर ग्लूकोमा की बात करें, ग्लूकोमा की बात करें, टैक्रोमा की बात करें, मोतिया बिंदु की बात करें, रतौंधी की बात करें, तो ये सब किससे संबंधित है? ये सब आंखों से संबंधित है ना, आंखों से संबंधित बीमारियां हैं बेटा। तो इसी तरह से जो तुम्हारा कंजक्टाइटिस है, ये भी किससे संबंधित है? तो ये आंखों से संबंधित है। और इसका जो सबसे अच्छा सोर्स है वो विटामिन ए के माध्यम से गाजर हो जाता है, जहाँ पे आपको लाभ मिल जाता है इसका, ठीक है ना। तो ये आज के बेटा अपने 30 क्वेश्चन थे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के। तो आप सभी लोग बताओगे कि आपका स्कोर इस 30 क्वेश्चन में क्या रहा, और जो भी क्वेश्चंस हैं कैसे। इसी तरह के क्वेश्चंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अपना ऐप जो आने वाला है प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और बेहतरीन क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सभी देखने को मिल जाएंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं सारे के सारे आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो जल्द से जल्द जाइए आप सभी लोग अपना ऐप डाउनलोड करके और बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। थैंक यू।